हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। तो आज का जो लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 3, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या कहा गया है। ड्यूरिंग कोपुलेशन कोइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो याद है आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट था वो इंसेमिनेशन था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास टू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द ampullary region of the fallopian tube. As the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है वो भी एम्पुलरी रीजन में जा रहा है फेलोपियन ट्यूब के, और ओवम भी एम्पुलरी रीजन में जा रहा है फेलोपियन ट्यूब के। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम, देखिए क्या लिखा हुआ, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, ये एमसीक्यू का भी पार्ट है एज वेल एज आप असर्शन रीजन का भी पार्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए असर्शन आ जाता है कि क्यों हर मतलब मान लीजिए हर क्या बोलते हैं इंटरकोर्स के बाद क्यों प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है। ठीक है, मल्टीपल उसके रीज़न है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर ओवम रिलीज भी हो गया है तो भी अगर कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ एम्पुलरी रीजन में नहीं पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो उसका कारण है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म एंड ओवम को ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में। क्लियर, चलिए अब देखिए हमारे पास डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेलुसिडा। ठीक है, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है पिंक पिंक से, ये है प्री विटलाइन स्पेस, और ये रहा हमारा अंदर ओवम और ये स्पर्म। ठीक है, आ जाइए आगे। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन इंटरकोर्स लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी। देखिए मैंने बता दिया था ना आपको कि एसर्सन, एक मिनट, असर्शन क्या था, असर्शन वही था कि सॉरी असर्शन हमारे पास ये रहा कि सारे जो कॉपुलेशन है उनसे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अचीव क्यों नहीं हो सकती। रीज़न सिंपल है कि भले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम सही है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल की वो बिल्कुल नॉर्मल है, ओवम रिलीज भी हो गया 14 डे पे, बट जो स्पर्म एंड ओवम है उनको साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में पहुंचना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, induce change in the membrane that block the entry of the additional sperm. क्लियर, तो देखिए यहाँ पर ये एक और चीज़ आपसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ। देखो ये भी अगेन एक असर्शन रीजन आ गया। ये दो लाइन है, एक ये। देखिए फिर से पहला पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओम, इंड्यूस चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। क्लियर, थस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो रीजन आपसे असर्शन आएगा कि एक ही स्पर्म क्यों ओवम को फर्टिलाइज करता है, एक ही स्पर्म क्यों मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि भैया हम तो जानते हैं कि वन टाइम में ही कितना ज़्यादा स्पर्म, मतलब कितना जो अमाउंट है वो रिलीज किया जाता है इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, सिंगल इंटरकोर्स के दौरान, पर एक ही स्पर्म क्यों फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे ही कोई भी स्पर्म, ये जो हमारी जो डायग्राम था, ये क्या नाम है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही कोई भी स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही इस ओवम में चेंजेस आने शुरू आते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी जो स्पर्म है उनकी एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्लियर, ठीक है, तो ये असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चेंजेस आते हैं वो आप जब हैश स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है हार्ड हो जाती है और बाकी जो स्पर्म है वो एंटर नहीं करते। सिर्फ एक सिंगल स्पर्म एंटर कर जाता है जो शुरुआत में ही जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आ चुका है। और हुआ क्या था, देखिए जैसे ही स्पर्म, ये देखिए मैंने एक डायग्राम ले रखा बहुत अच्छा, कि स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन।
CITATION कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन में क्या होता है कि जब स्पर्म रिलीज करते हैं वेजाइना में तो उस दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उस स्पर्म का क्या होता है, थोड़ा वर्क होता है उस स्पर्म पे। ठीक है, और उसको चेंजेस आते हैं जिससे क्या होता है, उस स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है और स्पर्म फास्टली मूव करता हुआ यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब देखिए कैपेसिटेशन हो गया, ठीक है, स्पर्म एक्टिवेट हो गया। अब जो स्पर्म है वो जोना पेलिसिडा लेयर के पास आ गया, देखिए ओम के पास आया। ठीक है, जो यानी कि जो बाहर कोरोना रेडिएटेड लेयर थी उसको क्रॉस किया, सोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ क्या स्पर्म बाइंड सोना पेलिसिडा, देखिए ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। इस सिंगल स्पर्म की बता रहा हूँ, जो पहला स्पर्म जो कांटेक्ट में आया सोना पेलिसिडा के, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये एक्रोसोम था, ये रिलीज हुआ, यहाँ पे कैप हट गया है और ये हो रही है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब उस एक्रोसोमल रिएक्शन से क्या हुआ कि जोना पेलिसिडा जो लेयर थी और जो एग मेम्ब्रेन थी ये धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रही है और क्या हो रहा है, और हो ये रहा है कि ये स्पर्म होल कर रहा है जोना पेलिसिडा में और एग मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है और कहाँ चला जाता है, ये एग सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये देखिए ये भी कैप हट जाएगी और ये जो मटेरियल है जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाएगा, एग के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, चलिए एक मिनट। अब देखिए द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोमल रिएक्शन थी उसमें क्या हुआ, एक्रोसोम का ही तो सिक्रेशन होगा। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि क्या हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन तो हो गई, लेकिन एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद मैं बताता हूँ, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जो स्पर्म है उसने क्या किया है, इस न्यूक्लियस को कहाँ रिलीज कर दिया, ओवम के अंदर रिलीज कर दिया है। साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल से तो ये टेल बन गई है ना, एक सेंट्रियोल से तो टेल बन गई, लेकिन जो दूसरा सेंट्रियोल था ये तो बचा हुआ था, वो कहाँ जाएगा, वो एक सेल के अंदर जाएगा। तो ये न्यूक्लियस, मान लीजिए सेंट्रियोल है और हमारा ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है और जो ये सेंट्रियोल ये कहाँ गए, एक सेल के अंदर जाए। ये न्यूक्लियस तो फ्यूज हो जाएगा फीमेल जो एग का जो न्यूक्लियस है उसके साथ और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेंट्रियोल है इस सेंट्रियोल की मदद से क्या होता है पता है, जो सेकेंडरी डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है। आई बात समझ, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद ही एग के अंदर जो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। क्लियर, secondary mitotic division is also unequal, result in the formation of the secondary polar body and haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. Clear, एक बार फिर इन दोनों लाइन को पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा ही। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोमल acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। इतना क्लियर था। दिस इंड्यूस, अब इससे क्या रहा है, दिस इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। और क्यों माइटोटिक डिवीजन ही कंप्लीट हो रहा है, ये इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, वो जो अपना सेंट्रियोल जो बचा हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, ऑफ द सेकेंडरी oocyte है ना। अब द सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म देन दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर ना मैं आपको जैसे कि एक चीज जो है यहाँ पर देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपके लिए ना एक स्लाइड और लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्लाइड आ गई है हमारे पास, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये दो लाइन पढ़ी थी है ना, ये दो हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो स्पर्म है ये एक्रोसोम आगे, ठीक है, ये एक इसके पास जाएगा, जोना पेलिसिडा फ्यूज किया, जोना पेलिसिडा जो है वो फ्यूज क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो गई। और ये जो एग है ये इस एग मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ क्या कर रहा है, अपना जो मटेरियल है न्यूक्लियस और जो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है उसको इसने रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब एग में आ जाते हैं, ये जो एग था इस एग के अंदर एक तो खुद का इसका क्या होगा, न्यूक्लियर कंटेंट होगा। अब इसके पास क्या हो रहा है, मेल कंटेंट भी आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है, ये मेल कंटेंट भी आ गया है। ठीक है, मेल कंटेंट भी आ गया है, साथ साथ एक सेंट्रियोल और आ गया है जो मेल के पास से आया। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल है ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रियोल था सेकेंडरी सेंट्रियोल जो स्पर्म से मिला है, ये क्या करेगा, ये सेंट्रियोल M2 सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, किसके अंदर,
एग के अंदर या फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर। क्लियर? अब होगा क्या, जैसे ही माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा वैसे ही रियल ओवम जो है वो आपका बन जाएगा, और जो ये जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो इस फीमेल न्यूक्लियर कंटेंट के साथ फ्यूज होगा और क्या हो जाएगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम लिया है, फर्टिलाइजेशन जर्नलाइज एक्रोसोमल प्रोसेस। देखिए पहले क्या होता है, स्पर्म्स में कॉन्टैक्ट विद एग, ठीक है, ये एक्रोसोम है। अब एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेलिसिडा, देखिए ये रिएक्शन हो रही है, ये वाली, ये देखिए रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में डिसॉल्व करेंगे जोना पेलिसिडा को। एक्रोसोम रिएक्ट विद प्रीवेट लाइन स्पेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड स्पर्म फ्यूज, ये फ्यूज करके देखिए यहाँ पर फ्यूज करके, अब उसके बाद स्पर्म न्यूक्लियस एंटर इनटू द एग, ये देखिए एंटर कर रहा है। क्लियर हो गया? एक का साइटोप्लाज्म, एक का खुद का न्यूक्लियस होगा और ये स्पर्म न्यूक्लियस अंदर एंटर कर चुका है। अब उन दोनों का फ्यूजन होगा और एग क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट जो है छोटी सी बात दे रखी थी, वो मैंने ले ली है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये लिखा हुआ है कि एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड इन मेल XY, therefore all haploid gamete ova produced by female have sex chromosome X, ठीक है, where in male a gamete sperm the sex chromosome could be X और Y। मतलब कि जो फीमेल होते हैं, एक मिनट, जो फीमेल होता है उनके पास जो प्लोइडी होती है तो XX होती है एग में, और मेल के पास होती है X और Y। तो फीमेल से जो एग बनेगा, जितने भी एग बनेंगे उनमें क्या प्लोइडी होगी X, जबकि मेल से जितने भी वो बनेंगे गैमेट उनमें प्लोइडी होगी X और Y। तो आपको वेरिएशन किस में देखने को मिला है, ये बताइए। मेल में तो देखने को मिला है ना, जो वेरिएशन है वो हमें मेल में ही देखने को मिला है, एक्स और वाई एग वाले, है ना। जबकि फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में तो प्लोइडी चूंकि XX है तो जितने भी गैमेट बनाएंगे वो सारे क्या बनेंगे, एक्स वाले बनेंगे, है ना। Hence, the 50% of sperm carry the X chromosome while the other 50% carry Y. After fusion of male and female gamete, the zygote could carry either XX or XY depending on whether sperm carrying X or Y fertilized the ovum. मतलब देखिए फीमेल गैमेट के पास तो X क्रोमोसोम ही है, ठीक है, तो अगर इससे कोई X और Y क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट फ्यूज करता है तब जाके उसकी प्लोइडी क्या होगी, या तो XX होगी जाइगोट की, या फिर क्या होगी XY होगी। किस पर डिपेंड कर रही है, मेल गैमेट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल बेबी, ठीक है। क्लियर? यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न, दैट इज साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी, यहाँ पे देखिए कि साइंटिफिकली इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर, ठीक है। तो जो एक मिथ है कि माँ फीमेल लड़कियों को ही जन्म दे रही है, पहले के टाइम का बता रहा हूँ, जो ब्लेम किया जाता था फीमेल्स को कि लड़की ही क्यों हो रही है, वो गलत था। क्योंकि जो डिपेंडेंसी है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ये मेल पर डिपेंड करती है, फीमेल पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फीमेल जो क्रोमोसोम होता है उनकी बॉडी में तो XX क्रोमोसोम होता है, और उससे क्या होता है कि X ही गैमेट बनेंगे, और जो मेल होता है उनमें XY होता है, जिससे क्या पता चलता है कि मेल के पास दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, X और Y। तो किस पर डिपेंड करा कि मेल और फीमेल की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है मेल गैमेट पे, ना कि फीमेल्स पे। क्लियर? यही बात एनसीईआरटी में बता रखी थी। चलिए अब हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं इम्प्लांटेशन पे। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage toward the uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cell called blastomeres। क्या हो रहा है, इम्प्लांट, देखिए यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर को समझते, देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, माइटोटिक यानी कि माइटोसिस होगा, यहाँ म्यूसिस नहीं होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। उस माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से फिर 8, 16 और ऐसे करते करते पूरा एक मोरुला बन जाएगा। इन सेल्स को, इन छोटी छोटी सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। फिर ये अरेंज होंगे और एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेंगी। क्लियर है? चलिए अब एक चीज मैं आपको भी बताऊंगा आगे। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage toward the uterus from 2, 4, 8, 16 daughter cell called blastomere, ठीक है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मेरुला, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमियर के साथ, वो क्या कहता है, मोरुला कहलाता है। मैंने आपको बताया था ब्लास्टोमियर क्या है, जो सेल डिवाइड हो रही है उन्हीं को ब्लास्टोमियर कहा जा रहा है। द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड फॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटरस। ये जो मोरुला है वही ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी डिवीजन करते करते, और वही ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटरस की तरफ मूव कर रहा है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, ठीक है। तो क्या होगा, यही ब्लास्टोमियर 2 सेल्स में अरेंज हो जाएगी,
होगी, सबसे बाहर वाली कहलाएगी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो अंदर अरेंज होगी, जो अंदर अरेंज होगी यहाँ, उनको बोलेंगे इनर सेल मास। क्लियर। चलिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये रहा इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट में, और ये ब्लास्टोसिस्ट। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. Clear? After attachment, the uterine cell divide rapidly, cover the blastocyst. As a result, blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and lead to pregnancy. क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है जब वो यूट्रस की तरफ जाता है तो वो एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम में अटैच होते ही क्या होता है, रैपिडली क्या होता है, डिवीजन शुरू होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और वो क्या होता है कंप्लीटली क्या बोलते हैं, यूट्राइन जो वॉल होती है इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम उसके अंदर जाता है, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जो आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये वाला, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए एग है, और ये बी वाले में आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहे हैं, सी वाले में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब डिवीजन हो रहा है जाइगोट में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ये कहलाती है मरूला, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मरूला से क्या बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि इम्प्लांट कर रहा है। और यहाँ पर आप जो है ये देखिए इस ब्लास्टोसिस्ट को आप देख सकते हैं, देखिए ये इनर सेल मास और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्लियर। चलिए ये देखिए एक और मैंने डायग्राम लिया, एनसीईआरटी का नहीं है ये, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, सेकेंडरी साइट, ठीक है ना। फर्स्ट पोलर बॉडी जो मैंने आपको बताया था, ओवुलेशन हो चुका है। अब यहाँ से स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद स्पर्म प्रोन्यूक्लियस जो भी फर्टिलाइज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद डिवीजन होगा 30 आवर्स के बाद, 1-2 सेल, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर मोरुला बनेगा, फिर मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा किसमें, यूट्राइन वॉल में, यहाँ देखिए इसमें इम्प्लांट करेगा। चलिए, और यूट्राइन वॉल में भी एंडोमेट्रियम से इम्प्लांटेशन होता है, ये याद रखना। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कोल्ड क्रोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद, सॉरी इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रही है किस पे, ट्रोफोब्लास्ट पे, जिनको बोलते हैं क्रोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। मतलब देखिए ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो बाहर की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इस पे क्या होगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी, और इसी को बोल रहे हैं क्रोनिक विलाई। क्लियर। चलिए अब द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड। अब जो क्रोनिक विलाई है और यूट्राइन जो यूट्राइन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेड हो जाएगा विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कोल्ड प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा कैसे बन रहा, पता चल गया आपको कि जो यूट्राइन वॉल में जो क्रोनिक विलाई, देखिए ये क्रोनिक विलाई है, अब इसमें क्या होगा, मैटरनल टिश्यू इंटरडिजिटेड हो जाएगा। इंटरडिजिटेड मतलब यहाँ जो गैप है इसमें से फंस जाएगा, ठीक है। तो अब निकालना मुश्किल हो गया, ये है इंटरडिजिटेड लॉक। क्लियर। अब ये इंटरडिजिटेड हो गया है, और यही आगे जाके एक फंक्शनल यूनिट का निर्माण करेगा, किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। समझ गए आप। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट, अब प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिप्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। ठीक है। चलिए अब placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substance to and from the embryo। अब देखिए placenta is connected to the embryo, placenta जो embryo से connected है through umbilical cord, direct connected नहीं है, through umbilical cord, ठीक है, which help in the transport of the substance to and from the embryo। the placenta also act as an endocrine tissue। याद रखना placenta endocrine tissue यानी कि हार्मोन रिलीजिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, टिश्यू की तरह काम करता है। तो placenta also act as endocrine tissue, produce several hormone like human chronic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen and progesterone। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास अगेन एक एमसीक्यू आ गया कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन जो स्पेसिफिकली रिलीज होते हैं। देखिए नॉर्मली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है ना, एफएसएच, एलएच आपको मिल जाएगा, बट प्रेगनेंसी के दौरान जो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं वो होते हैं एचसीजी और एचपीएल। क्लियर। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। तो देखिए यहाँ एमसीक्यू बनता है कि जो रिलैक्सिन है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है आपका ओवरी से, और कब रिलीज होता है, लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की बाद वाली फेजेज में, लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है, रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो याद रखना कि एसटीजी एचपीएल रिलैक्सिन प्रोड्यूस वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर। चलिए अब ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये पूरा यूट्रस है हमारे पास,
ये पूरा यूट्रस है। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो को ये जो है, ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, ये है प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। अब इस प्लेसेंटल विलाई से एम्ब्रियो को कनेक्ट कौन कर रहा है वो देखिए, ये है अम्बिलिकल कोड, क्लियर। और ये देखिए ये यूट्राइन कैविटी, यूट्रस, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है सर्विक्स ब्लॉक कर दिया जाता है थ्रू म्यूकस, जो सर्वाइकल क्लाइन वो ब्लॉक कर दिया जाता है थ्रू अ प्लग विच इज मेड अप ऑफ म्यूकस। तो देखिए प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, तो कई बार ऐसा आता लिखा हुआ प्लग ऑफ द म्यूकस कहाँ पाया जाता है प्रेगनेंसी में, तो इस सर्विक्स में पाया जाता है, याद रखना, इन सर्विक्स, क्लियर है। ये रहा आपका एक और अगेन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डायग्राम और एमसीक्यूज। चलिए, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। देखिए नॉर्मल जो फीमेल है उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते ही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इनका जो अमाउंट है वो सेवरल फोल्ड, मतलब कई गुना 2x 3x टाइम्स जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है, मैटरनल बॉडी में। हार्मोन कौन से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, increased production of these hormone essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy, इसलिए ये सब जरूरी होते हैं हार्मोन। immediately after implantation inner cell mass, जैसे ही implantation हुआ inner cell mass differentiate करने लगता है into outer layer called ectoderm और inner layer called endoderm। तो पहले outer layer बनती है ectoderm, फिर inner layer बनती है endoderm, और बीच में कहीं mesoderm soon appear between ectoderm and endoderm, mesoderm कहीं बीच में इनके फॉर्म होती है बाद में, क्लियर। तो सबसे बाहर वाली जो जर्माइनल लेयर है वो है एक्टोड्रम, उसके बाद है मेसोड्रम, उसके बाद है एंडोड्रम, और इन्हीं जर्माइनल लेयर से पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। दीज 3 layers गिव राइज टू ओल्ड टिश्यू इन एडल्ट्स। इट नीड टू बी मेंशन्ड हेयर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ओल्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ऐसी कौन सी सेल है जो हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू को फॉर्म कर सकती है, वो है स्टेम सेल। कहाँ पाई जाती है, इनर सेल मास में। ट्रोफोब्लास्ट पे टिक मत कर देना, इनर सेल मास में पाई जाती है। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का जो हार्ट है फॉर्म्ड हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद फीटस के लिम्ब और डिजिट भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगेन एक सुंदर सी इमेज ली है, आई होप आपको ये समझ में आए। देखिए क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, फिर 16 सेल्ड स्टेज, इसको बोलते हैं मोर्यूला, ठीक है। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये देखिए फिर फीटस फॉर्म हो रहा है धीरे करके, ये 10 वीक पे, ये 20 वीक पे, ये 1 मिनट, ये 14 दिख नहीं रहा, 40 वीक पे, और ये यहाँ पर एक कंप्लीट बेबी फॉर्म हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बाय द एंड ऑफ 12 वीक, बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 1 मिनट, by the end of 12 week यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर most of the major organ system are formed, for example limbs, external genital organ are well developed. The first movement of fetus and appear of hair on head are usually observed during 5th month, ठीक है। पहली जो मूवमेंट है फीटस की वो भी, और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड कब होता है, 5th मंथ ऑफ दी प्रेगनेंसी पे होता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है और एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 4 × 3 कितने हो गए, 12 वीक हो गए ऑटोमेटिकली। तो 12 वीक पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 24 वीक पे सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 मंथ हो गए। बाय द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। तो आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं कब, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए वीक 4 पे क्या हो रहा है, हार्ट बिगिंस टू बीट, आर्म बर्ड्स अपीयर, लिवर पेनक्रियाज एंड कोलब्लेडर स्टार्ट टू फॉर्म, स्प्लीन अपीयर। 5th वीक पे आई स्टार्ट टू फॉर्म, लेग बर्ड्स अपीयर, हैंड्स अपीयर एज पेडल्स, ब्लड बिगिंस टू सर्कुलेट, फेशियल फीचर स्टार्ट टू डेवलप। 6th वीक पे लंग स्टार्ट टू फॉर्म, फिंगर एंड टोज फॉर्म, हेयर फॉलिकल। 7th वीक पे हेयर फॉलिकल स्टार्ट टू फॉर्म, एल्बोज एंड टोज आर विजिबल। 8th वीक पे फेस बिगिंस टू लुक एक्सटर्नल, ईयर स्टार्ट टू फॉर्म। मतलब ये मैंने बस आपको ऐसे ही बताने के लिए लिया है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये एक बस एक डायग्राम है जिससे आपको पता लग सके कि कौन से वीक में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। बाकी आपको मेन जो याद करना है वो एनसीईआरटी का ही डाटा याद करना है। चलिए अब आ जाते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। सबसे लास्ट जो इवेंट होता है गेस्टेशनल पीरियड, उसके बाद पार्चुरेशन और डिलीवरी, फिर लैक्टेशन, ठीक है। चलिए
The vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy cause expulsion and delivery of the fetus. तो क्यों होता है बेबी डिलीवर? क्योंकि जो यूट्रस है वो विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. द पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. इंपॉर्टेंट लाइन. क्या ये पूरा न्यूरो है? नहीं. क्या ये पूरी तरीके से एंडोक्राइन है? नहीं. ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है. कौन? पार्चुरेशन. ठीक है, पूरा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है पार्चुरेशन. चलिए, the signals of parturition, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. the signals of parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which induce mild contraction called ejection reflex, fetal ejection reflex. तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो पार्चुरेशन होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. जो कौन ओरिजिनेट करता है, किसकी वजह से इंड्यूस होता है? फीटस की वजह से ही इंड्यूस होता है पहले, और प्लेसेंटा की वजह से. दिस ट्रिगर रिलीज. अब होता क्या, मान लीजिए फीटस और प्लेसेंटा की वजह से एक सिग्नल इंड्यूस हुआ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. उसके बाद क्या होगा? ट्रिगर. इससे क्या होगा? ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ठीक है, ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाएगा. मदर बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. अब ये जो ऑक्सीटोसिन है एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, विच अगेन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है, और स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जो होंगे कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा यूट्रस वॉल का. क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. तो क्या हुआ? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस सपोर्टिंग एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर. देखिए हो क्या रहा है कि जो यूट्राइन डिस्टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से मदर जो बेबी है उसने क्या किया? यूट्राइन डिस्टेंट किया और कॉन्ट्रैक्शन किया. ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो है, जो मदर बॉडी है उससे देखिए रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है ये. अब ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में गया, जो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम को बढ़ा रहा है, प्लस बढ़ा रहा है, जिससे पुश मिल रहा है बेबी को बाहर की तरफ. ठीक है, फीटल पासेज थ्रू द बर्थ कैनाल, और फीटस जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर की तरफ जा रहा है, और फीटस का देखिए बर्थ हो गया. क्लियर? ये है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. समझ गया आप? चलिए, अब दिस एंड टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल कॉल्ड पार्चुरेशन. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेबी की डिलीवरी के बाद क्या कोई और स्ट्रक्चर बाहर आती है यूट्रस से? यस, ये है प्लेसेंटा जो कि एक्सपेल्ड आउट होती है ऑफ द यूट्रस. द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल. अब आते हैं मेमरी ग्लैंड पे. द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है, पार्चुरेशन हो चुका होता है, तब जाके जो है मिल्क का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, और दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी को जो फीड करने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ मदर के पास है, वो है मिल्क. ठीक है, चलिए, अब द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. ठीक है, इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कई बार पूछा गया है एमसीक्यूज में. तो कोलेस्ट्रॉम इज इनिशियल द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम. ठीक है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल डेवलपिंग रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी. अब देखिए, न्यूबॉर्न बेबी के पास एज तो इम्यूनिटी है, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तो नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी तो नहीं है. अब जो पैसिव इम्यूनिटी है वो पहली बार उसे कौन दे रहा है? मदर दे रहा है. मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मदर के मिल्क के थ्रू बेबी को मिलती है. ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. और ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, अगर उसे एक हेल्दी लाइफ देनी है, हेल्थ देनी है तो. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लैक्टेशन का एक छोटा सा डायग्राम ले रखा है. पहले मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ. देखिए हो क्या रहा है कि देखिए ऑक्सीटोसिन जो हो रहा है वो रिलीज हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे ने ब्रेस्ट में जो निप्पल है उसको सक किया, जिससे क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन रिलीज हुआ. उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? प्रोलैक्टिन जो है वो जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो रिलीज हो रहा है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन वो निप्पल से जब वो सक कर रहा है वो ऑक्सीटोसिन को इजेक्ट करने में वो मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. कौन? ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है, और प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये देखिए मिल्क प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट. ठीक है, और ये ब्रेस्ट फीडिंग. क्लियर है? चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा.
तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको इसी में कवर करा दिए हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, जितने पॉसिबल थे मुझे दिखे मैंने आपको हाथ हाथ बता दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।